नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द ट्रिस्ट मीडिया। द ट्रिस्ट मीडिया के इस खास डिस्कशन में आपका स्वागत है। इस खास डिस्कशन में आज हम पहली बार बात करेंगे किसी किताब के ऊपर। किताब कश्मीर के ऊपर है। कश्मीर का अपना एक राजनीतिक एवं संवैधानिक इतिहास है। स्वतंत्र भारत के नजरिए से कश्मीर के संवैधानिक इतिहास को दो भागों में देखा जा सकता है। एक 27 अक्टूबर 1947, जिस दिन कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह भारत में कश्मीर के विलय पर हस्ताक्षर करते हैं और विशेष शर्तों के साथ कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है, जो संविधान सभा में फिर विमर्श के जरिए कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370 के रूप में शामिल किया जाता है। इसका दूसरा 5 अगस्त 2019, जब इस अनुच्छेद के एक हिस्से को निरस्त किया जाता है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और फिर एक तरीके से उसको बाइफरकेट किया जाता है। कश्मीर के मुद्दे को हम एक प्रिज्म से नहीं समझ सकते। जम्मू के अलग मसले हैं, कश्मीर के अलग, लद्दाख एवं करगिल के अलग। इनमें अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, उनके अपने नजरिए हैं, पर इन सब में जो मूल बात है वो यह कि कश्मीर को सिर्फ कश्मीरियत के नजरिए से या कश्मीरियों के नजरिए से देखा जा सकता है। और इसे बहुत अच्छे से दर्ज किया है लाल चौक के लेखक स्वतंत्र पत्रकार रोहिन कुमार ने। यह किताब हाल में आई है और यह किताब मीडिया, परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट में जीवन, खासतौर पर वल्नरेबल समूह मसलन बच्चे, महिलाएं और अकादमिक तौर पे मानवाधिकार जैसे गंभीर मुद्दों को समेटे हुए है। मैं स्वागत करता हूं आपका रोहिन। शुक्रिया राजेश। मैं स्टार्ट ये करना चाहूंगा कि आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो लिखी है इस किताब के शुरुआती में, अगर ये किताब दिख रहा हो तो उसमें ये कि हाउ टू रिपोर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है हाउ नॉट टू रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट करना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं रिपोर्ट करना है। मैं हाल में द हिंदू में एक लेख पढ़ रहा था जिसमें विजिता सिंह का लेख था कि आंतरिक सुरक्षा को कवर करना दो धारी तलवार पर सवारी करने जैसा है। कश्मीर एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अ, एक पाठक के तौर पे मैंने जब पढ़ा तो इसको समझा कि दिन प्रतिदिन हिंसा जो होती है उस और जो प्रेस का जो एक कम स्पेस है, श्रिंकिंग स्पेस है, उसके बीच से भी इतर एक मनोवैज्ञानिक चुनौती है इस किताब को लिखने में। तो आप बताना चाहेंगे कि आपके लेखन की मानसिक प्रक्रिया क्या रही? जैसे आपने राजेश बताया कि हाउ टू रिपोर्ट से ज़्यादा हाउ नॉट टू रिपोर्ट, है ना? तो दरअसल उसका मतलब ये है कि कश्मीर बहुत सेंसिटिव इशू है और उसका एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट आज के समय में बन गया है कि कश्मीर पे ओपिनियन सबके पास है। सारी मीडिया हाउसेस पे रिपोर्ट करती हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि आप सिर्फ एक नैरेटिव देखते हैं जो स्टेट आप पे इम्पोज करता है ना? उसमें कश्मीरी क्या बोल रहे हैं, कश्मीरी का परसेप्शन क्या है, वो गायब हो गया है और इसीलिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। आज कश्मीर की हालत ये है कि कोई भी भारतीय मीडिया, खास करके जब मैं भारतीय मीडिया कह रहा हूँ तो टीवी चैनल्स और खास करके ये जो 4, 5, 10 हमारे टीवी चैनल्स हैं और जिस तरीके से इन्होंने प्रोपेगेंडा का पूरा जाल बुना है, उसमें कश्मीरियों के दिमाग में बिल्कुल एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि ये मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत सरकार और अभी की जो वर्तमान सरकार है, उसके बारे में रिपोर्ट करती है, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाती है, उस प्रोपेगेंडे का विस्तार करती है और वो कश्मीरी पर्सपेक्टिव को बिल्कुल दर्ज नहीं करते हैं। मसलन अगर ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है, तो बात ये होती है कि सेना पे पत्थर चल रहे हैं, लेकिन पत्थर के जवाब में गोली जो चल रही है वो पूरे नैरेटिव से मिसिंग है। इसीलिए मैं लिखता हूँ कि हाउ टू रिपोर्ट से ज़्यादा हाउ नॉट टू रिपोर्ट के मेरी अपनी लर्निंग्स रही है और क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी जब भी वैली में रहा हूँ, तो लोग मुझे भी भारतीय मीडिया का ही रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, जो कि मैं हूँ भी, है ना? और वहाँ पे आप इसको बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं कि आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और आप फलाने चैनल से हैं और आप फलाने अखबार से हैं। आप उनकी नज़र में भारतीय हैं और जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो और एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि लोग आपसे तुरंत ओपन नहीं होते हैं। दे आर अनविलिंग टू शेयर दिस स्टोरीज़। तो आपको एक रेपो बिल्ड करना पड़ता है उनके साथ। आप उनके सुख-दुःख में शामिल होना शुरू करते हो और फिर आप चीज़ें निकाल के लाते हो और ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है और कश्मीर मुझे लगता है कि व्हाइल रिपोर्टिंग कश्मीर ने मुझे भी ह्यूमनाइज़ किया बहुत ज़्यादा क्योंकि हम लोग जिस जिस माहौल में पले-बढ़े हैं, वहाँ पे कश्मीर को हमें सिर्फ़ एक ही चश्मे से देखने का आदी बनाया गया है। तो इसीलिए मैं ये बात लिखता हूँ कि और मेरी जो लिखने की प्रक्रिया थी, वो सबसे पहले यही से शुरू होती है कि क्या मैं कश्मीर को कितना समझता हूँ? मैं कश्मीर को अभी तक कितना जानता हूँ?
और हर एक विजिट में कश्मीर मैं हर विजिट में कश्मीर एक्सप्लोर करता हूँ। अभी मेरी बात हो रही थी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि मैं 50 साल से अभी तक कश्मीर को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद अभी मुझसे लोग अब पूछने लगे हैं किताब के बाद कि व्हाट डू यू थिंक इज कश्मीर सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि मैं कौन होता हूँ कश्मीर का सॉल्यूशन बताने वाला, है ना? जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो लोग वहाँ सफ़र कर रहे हैं, उनकी अपनी स्टोरीज़ हैं, आप उनको सुनेंगे तो शायद आप सुनने की शुरुआत करेंगे तो शायद आप सॉल्यूशन की बात पे कभी जा पाएँगे, है ना? अभी तो वो लिसनिंग ही खत्म हो गई है, लिसनिंग जो कि बहुत कॉमन होनी चाहिए थी। तो इसीलिए मैं ये बात लिखता हूँ कि अ, जब भी कश्मीर पे या कोई भी इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पे बात की जाए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप पहली बार जब वैली में लैंड करते हैं, तो आप पहले अपने आप को भी देखिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं। आपके पास वो सेंस है कि नहीं समझने की, है ना? आप उनके पर्सपेक्टिव को देख पा रहे हैं या नहीं? आप उसको समझना चाह रहे हैं कि नहीं? आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है कि आप उनके शूज़ में जाके अपने आप को सोचते हैं कि अगर आप उस जगह पे होते तो आपका रिएक्शन क्या होता, है ना? क्योंकि हम और आप कभी ऐसे रीजन में नहीं रहे जहाँ पे आपदा लगा था। हम और आप ऐसी जगह पे नहीं पले हैं जहाँ आप शाम को लौटते हैं तो आपके घर पे ये चिंता होती है कि मेरा बेटा घर वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा, है ना? तो एक ऐसे सिचुएशन में रहने वाले आदमी का जो मेंटल एटीट्यूड होता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। और आप अगर उसके साथ उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो शायद आप उन स्टोरीज़ तक कभी उसके स्टोरीज़ तक पहुँच नहीं पाएँगे। इससे एक चीज़ जो निकल के आती है आपकी बात से कि ये सिर्फ़ एक उस बात की लड़ाई नहीं है कि परसेप्शन है और एक आइडेंटिटी है। इससे भीतर ये एक मानवता की बात जो ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल है उसकी भी बात करती है। आपने कहा कि आपको कश्मीर के दौरान लिखते समय आपको इसने ह्यूमनाइज़ किया है। मैं इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि पूरे देश भर में जिस तरीके की सांप्रदायिकता हम देख रहे हैं और उसने न अभी हाल में काफ़ी ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जो मानवाधिकार के प्रिंसिपल हैं, उसकी बेसिक प्रिंसिपल में ये भी है कि हम एक-दूसरे के सुख-दुख फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को हाइलाइट करेंगे। आपको लगता है क्योंकि आप पहले चैप्टर में जो आइसोलेशन की भावना है, उसको बता रहे हैं और आपने एक क्रिटिकल रोल अपनाते हुए आप कह रहे हैं कि मीडिया की जो भूमिका है, वो बहुत क्रिमिनल है। और इसका खामियाजा आपने किताब में इसका ज़िक्र किया है कि कैसे आपको भी भुगतना पड़ा और आप खुद बता रहे हैं कि आप जब उस प्रोसेस में शामिल होते हैं, उनके सुख-दुख को ये जो 2 समानांतर है, जहाँ एक तरफ राष्ट्रवादी सोच है और शेष भारत में उसके आधार पे एक मानसिकता गढ़ती है। दूसरा कि कश्मीरियों का सवाल है, जिनके मानवाधिकार की रक्षा जब वो आपसे पूछ रहे होते हैं, आप लिखते हैं किताब में कि पूरे भारत में सड़कों पे प्रदर्शन क्यों नहीं होता है कश्मीर के मानवाधिकार की रक्षा के लिए। तो इस डिस्कोर्स को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन्स कश्मीर के भीतर पूछी जा रही है, एक क्वेश्चन और परसेप्शन कश्मीर के बाहर गढ़ा जा रहा है। नहीं, ये देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है। एज़ इंडियंस हमें ये ट्रेन किया गया है कि वो जो पॉपुलर सिनेमा के डायलॉग्स हैं कि कश्मीर हमारा है, दूध माँगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर माँगोगे तो चीर देंगे। तो हमारा जो अपना पॉपुलर परसेप्शन है वो ऐसा बना है कि वो हमारे देश का सिरमौर है और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है ना? और वो जो हमारा जुनून है वो बस ऐसा लगता है कभी-कभी कि हम सिर्फ़ लैंड एक्वायर करने के पीछे भाग रहे हैं। वहाँ जो पॉपुलेशन है, जो लोग वहाँ रहते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा भी केयर नहीं करते। अगर हम वो केयर कर रहे होते तो शायद हम ये भी सोचते कि अगर अगर किसी की डेथ हो रही है, अगर किसी का एनकाउंटर हो रहा है और उस पे क्वेश्चन्स उठ रहे हैं, तो आप शायद उस पॉपुलेशन को कॉन्फिडेंस में लेते कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम हुई है। अभी जैसे आप देखिए नागालैंड में जो हुआ है, मैं इक्वेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन नागालैंड की मौन की जो घटना है, मौन की घटना के बाद जिस तरीके से वहाँ की असेंबली ने रिज़ॉल्यूशन पास किया है और उसके बाद अभी आज की खबर है कि सेंटर ने एक पैनल बनाया है आफ्स्पा में देखने के लिए। क्या क्या आप सोचिए, क्या आप आफ्स्पा की लड़ाई जो कश्मीर की एक बहुत पुरानी लड़ाई है, क्या हम आफ्स्पा और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात करने को तैयार हैं? क्या कोई भी टीवी चैनल उसको कवर करने को तैयार है? क्या टीवी चैनल तो छोड़िए, हम और आप जो बैठे हैं, क्या क्या थोड़ी देर के लिए ये सोच पाते हैं कि
कश्मीर में आफ्सपा को लेके हम बात करें, क्योंकि कश्मीर के पीछे एक 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 कंट्री है पाकिस्तान, जो जो बाइफरकेट किया गया था 47 में, और एक नई कंट्री बनी थी। और वो दरअसल सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। वो पाकिस्तान इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे जो पॉलिटिक्स है और उसका उसका जो बायस है, उसका जो कोर है, उसका जो ध्रुव है इस वक्त, वो पाकिस्तान का मतलब है मुसलमान इस वक्त, है ना। और हम उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और आज के दिन में क्राइसिस ये है कि आप कश्मीरियों को मुसलमान की आइडेंटिटी पर रिड्यूस कर रहे हैं, और वो फिर आपके हेट्रेड को सबको वो सिंक्रोनाइज करके हेट्रेड जो है वो उनके तरफ चैनलाइज कर रहा है ना। और वहां पे आप उस पॉपुलेशन को जबरदस्ती असर्ट करवाते हो कि तुम इंडियन हो, है ना। वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो आपसे बात करना चाहता है, आप उससे बात नहीं करना चाहते हो। और यहाँ की हालत आपने ये बना दी है कि वो अपने प्रोटेस्ट में जन गण मन गा रहे हैं, उन पे एक एडिशनल प्रेशर है। मैं जैसे, आप अगर किताब पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कश्मीर में जो वोकैब यूज किए जा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है जिस जो जो वोकैब हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आपने 2 मुद्दे की बात करी। एक तो कि कश्मीरी मुसलमान को भी भारतीय मुसलमान के जैसा इक्वेट कर दिया गया है, और दूसरा आपसपा जैसी चुनौतियों की, और नागालैंड में जिस तरीके से आपसपा के जो घटना हुई उसके बाद वहां की असेंबली ने पास किया। 2009 के एक आर्टिकल में एजी नुरानी ये लिख रहे हैं कि आपसपा को कश्मीर से हटना चाहिए। मेरे 2 सवाल हैं, खास के कानूनी पर्सपेक्टिव से, जो आपने वहां पे ग्राउंड पे देखा वो, कि आपसपा को लेके लोगों के भीतर क्या विमर्श हैं? क्योंकि आपसपा की वजह से एक बहुत अननेसेसरी और अनऑथराइज्ड पावर आर्म फोर्सेस को वहां पे मिल रहा है। और दूसरा ये कि क्या वहाँ के मुसलमान यह मानते हैं कि पिछले दिनों जो भी भारत में हो रहा है पिछले सालों से, उसकी वजह से उनके आइडेंटिटी और शेष भारत के मुसलमानों की आइडेंटिटी में, आपने कहा कि वो लोग पाकिस्तान, और आपने जिक्र भी किया है किताब में कि पाकिस्तान से इक्वेट करने की वजह से वो लोग पाकिस्तान का नाम लेकर के चिढ़ाते हैं। वो एक वाकया किताब में है कि जब आप कहते हैं कि शरारती मुस्कान देकर वो पाकिस्तान को लेकर करते हैं। तो क्या ये आप सपा के भीतर वहां का डिस्कोर्स है एक, और दूसरा हिस्से में एक सवाल ये था कि क्या जो पिछले दिनों की जो घटना रही है पिछले सालों की, वो दोनों आइडेंटिटी को एक तरीके से, दोनों के आइडेंटिटी पे समान रूप से खतरा है, या कश्मीरी आइडेंटिटी पे ज्यादा खतरा है, भारत के मुसलमानों की आइडेंटिटी में कम खतरा है? दो सवाल है। पहले मैं पहले का जवाब देता हूँ कि कश्मीर क्या सोचता है आफ्सपा के बारे में। तो आज के दिन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे आफ्सपा को लेके कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि इंटरनली एवरीबडी वांट्स दैट टू 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 गो अवे। तो जो बात मैं कह रहा था कि कश्मीर में आम पॉपुलेशन जो है, जो जनरल सिविलियन है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के मैसिव प्रेजेंस से बहुत परेशान है। और वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि वो दिन भर सर्विलांस में है। वो दिन भर वर्दी के खौफ के साए में जीने को मजबूर है। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और उसके साथ ही आप देखो कि बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। और सिक्योरिटी फोर्सेस और जो हमारी एजेंसीज हैं और जो गवर्नमेंट है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपदा को वो रख रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अ, अभी जो मिलिटेंट्स वैली में हैं, दे आर मोस्टली होम ग्रोन मिलिटेंट्स। वो लोकल लड़के हैं जो बंदूक उठा रहे हैं, जो हथियार उठा रहे हैं, है ना। उनके पास बहुत मैसिव आर्टिलरीज नहीं है, है ना। और ये एक साइकिल बन गया है कि एक एलिगेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस पे फेक एनकाउंटर का, या सपोज टॉर्चर का, है ना। उसके रिटेलिएशन में कोई बंदूक उठा रहा है, उसको मारा जा रहा है, फिर दूसरा कोई उठा रहा है ना। और वो चेन ऑफ वायलेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसमें पहला स्टेप किसी को तो लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक अ स्टेप जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से स्टार्ट हो, है ना। और यहाँ पे मैं वो वही बात लेके आ रहा हूँ 2000 के पीरियड में, जब 4-5 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने आफ्सपा नहीं हटाया था, है ना। लेकिन जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, है ना, और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी, है ना, वो डिप्लॉयमेंट एज इट इज रही, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत हद तक लिए गए, है ना। और कश्मीर का वो पीरियड जो है रिलेटिवली बहुत पीसफुल पीरियड था उस वक्त पे। मतलब आज के दिन में आप किसी भी कश्मीरी से पूछो, ही विल बी प्रेजिंग अटल बिहारी वाजपेयी, है ना।
और इसीलिए आप जब देखो इंडिया में जब एक डिबेट चल रही थी नरेंद्र मोदी को जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया, तो बहुत सारे लिबरल्स और बहुत सारे मुस्लिम वॉइसेस जो थे वो बार-बार गोधरा का ज़िक्र करते थे और उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने पे क्वेश्चन्स करते थे। लेकिन कश्मीर में इनफैक्ट मेरे ख्याल में मीरवाइज और हुर्रियत दोनों ने नरेंद्र मोदी को वो प्राइम मिनिस्टर या कैंडिडेट चुने जाने पे वेलकम किया था, बिकॉज़ दे होप्ड कि ही विल बी द सेकंड बीजेपी प्राइम मिनिस्टर जो जो आएगा पावर में और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही विल शो द वे, है ना? लेकिन उनकी जो वो फीलिंग्स थी वो पूरी तरीके से कंप्लीटली शैटर्ड है आज के दिन में, और कोई भी डायलॉग का प्रोसेस नहीं है। इवन आफ्टर जिस तरीके से एब्रोगेशन किया गया 370 का, और उसके बाद से अभी तक लगभग 2 साल होने को हैं, डेढ़ 2 साल हो जाएँगे अब। तो उसके बाद से कोई डायलॉग हुआ ही नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लिए गए। जिस तरीके से अभी फेक एनकाउंटर्स पिछले दिसंबर में भी और अभी भी जो फेक एनकाउंटर्स की सीरीज़ हुई है और बवाल हुआ है उसपे भी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आप देखिए डिबेट क्या है, जो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बस ये कह रहे हैं कि तुम मुझे बॉडी वापस लौटा दो। दे आर नॉट विलिंग कि आप जस्टिस चाहिए मुझे, है ना? क्योंकि उनका वो विश्वास उठ चुका है। उनको वो भरोसा ही नहीं कि आप जस्टिस दे पाओगे, है ना? उनको कभी मिल पाएगा। वो सिर्फ़ अपनी बॉडीज़ माँग रहे हैं, अपने परिजनों की बॉडीज़ माँग रहे हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा जो भरोसे में कमी है, उसको अगर आप नहीं पाटेंगे तो आप कोई डिस्कोर्स आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और फ़ोर्सफुली आप किसी भी चीज़ को इम्पोज़ करेंगे तो उसका रिपरकशन होगा। अभी जिस तरीके से जम्मू में लैंड को लेके रियल एस्टेट के साथ एक बड़ी मीटिंग हुई है और उसमें कहा गया है कि ऑल द नॉन लोकल्स कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, और ऐसा बताया जा रहा है कि जम्मू उसको बहुत वेलकम कर रहा है और कश्मीर उसको वेलकम नहीं कर रहा है ना? और ये जो लैंड को लेके जो फियर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्मीर में है, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। और जम्मू में अगर आप आज के दिन में कोई सर्वे भी कर लेगा तो जम्मू के पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डर है उस बात को लेके, और जो भी उनके डर पुराने डर थे वो सब उभर के आ गए हैं, है ना? वो थोड़ी-सी जो बीजेपी सपोर्टेड पॉपुलेशन है जम्मू में, उसको सेलिब्रेट करते हुए टीवी चैनल्स ऐसा दिखाते हैं कि जैसा लगता है कि पूरा जम्मू बहुत खुश है। लेकिन जम्मू के फियर्स बहुत ओरिजिनल हैं और बहुत जेन्युइन हैं, और उनका ये कहना है कि कश्मीर तो साइलेंट नहीं है, कश्मीर में पीस नहीं है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो जम्मू में होगा, और जो भी नॉन लोकल्स आएँगे, वो जम्मू में आएँगे, है ना? व्हिच अल्टीमेटली मीन्स कि उनकी जो लैंड राइट्स है, उसको किसी न किसी तरीके से धक्का पहुँचेगा। जॉब्स को लेके जो रिज़र्वेशंस हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा डर है उस पॉपुलेशन में, हालाँकि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। राजेश, दूसरा सवाल आपका इसी से जुड़ा हुआ था, एक बार आप रिपीट कर दीजिए, मैं शायद मिस कर गया। मेरा सवाल ये था कि आप सपा को लेके वहां के लोग क्या सोचते हैं? क्या जैसे एजी नुरानी उस समय लिख रहे हैं कि आप सपा को हट जाना चाहिए, और 2009 का एक लेख में एपीडब्ल्यू में पढ़ रहा था। तो आपने बहुत लंबे, मैं मानवाधिकार के क्वेश्चन इसके बाद पे आऊंगा क्योंकि वो जुड़ा हुआ मसला ही है आप सपा से। आप सिर्फ 2 मिनट में हमें ये समझाइए कि आप सपा को लेके पब्लिक परसेप्शन क्या है? क्या उनको लगता है कि आप सपा जाना चाहिए? उसको उसकी बात मैं कर रहा था। आफ्फा एक टर्मिनोलॉजी में लोग वहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं कि आफ्फा जाना चाहिए। जब आप उनसे डिस्कशंस में जाते हो तब वो आफ्फा तक आपको लेके जाते हैं। लेकिन जनरली जो लोग बोलते हैं वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेज़ेंस से तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है उनको। सिविलियन आप कॉलोनीज़ में जब सिक्योरिटी फोर्सेस को रखते हो, गली मोहल्ले में जब सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेज़ेंस होती है, तो सिविलियन पॉपुलेशन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो पूरे तरीके से सर्विलांस में चला जाता है। और सर्विलांस में जाने के बाद आपकी एटीट्यूड्स चेंज हो जाती हैं। आप कैसे बिहेव करते हो, वो सब आपका पूरा पूरा एटीट्यूड ही बदल जाता है उस रीजन का। तो उनको उससे प्रॉब्लम है। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी वहाँ पे हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये मानते हैं कि उनको नहीं मालूम है एक्चुअली वो वहाँ क्यों है। जो लोग वहाँ डिप्लॉयड हैं, दे से इट वेरी ओपनली कि दे डोंट नो कि हम वहाँ क्यों हैं, और वो कहते हैं कि कश्मीरी पीपल आर वेरी जेन्युइन और उनसे उनको कोई तकलीफ नहीं है ना? और कई लोग आपको ये भी बताते हैं कि वो जब ड्यूटी पे हैं, तो उसी पॉपुलेशन के लोग, जो वही गली मोहल्ले के लोग उनको पानी देते हैं, खाना पूछते हैं, कई बार ऐसा होता है ना?
और उनकी मजबूरी, फोर्सेस की मजबूरी ये है कि व्हेन दे गेट ऑर्डर्स दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, और वो भी बिल्कुल एक डर के साए में है, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि कौन सा कश्मीरी कैसे बिहेव करेगा और कैसे एक्ट करेगा, है ना? तो दोनों ही पॉपुलेशन एक डर डर में जी रहा है, और मतलब दोनों के लिए ही वो ठीक नहीं है। मतलब सिक्योरिटी फोर्स जो जो शायद किसी नॉन कश्मीरी रीजन का आर्मी का बंदा है, वो वहाँ पे खड़ा है और वो किसी भी रैंडम 14-15 साल के लड़के से भी डर रहा है, वो उसकी फिरन को उठवा के चेक कर रहा है ना? तो दोनों ही की साइकी बदल रही है, दोनों ही जो जो स्टेक होल्डर्स है उनकी साइकी पूरी तरीके से चेंज है। और जब फोर्सेस के पास मैसिव पावर रहेगा, तो वहाँ पे बहुत तरह की चैलेंजेस होती हैं जो आप देखते हैं कि फोर्सेस पे जो एलिगेशंस लग रहे हैं, पुलिस पे जो एक्विजिशंस हैं, है ना? और वो बहुत सीरियस हैं। करप्शन के बहुत सीरियस चार्जेस हैं पुलिस पे। तो लोगों का जेन्युइन कंसर्न है कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बॉर्डर्स पे रखो सिक्योरिटी फोर्सेस, दे से इट, यू पुट इट ऑन बॉर्डर्स, है ना? लेकिन अगर आप वहाँ से, क्योंकि जब आप इस पे फोकस करेंगे, आप अगर थोड़ा-सा डिप्लॉयमेंट डिक्रीज़ करेंगे, थोड़ा-सा उनको स्पेस देंगे और डायलॉग इनिशिएट करेंगे, तो शायद देखिए कश्मीर में कभी भी कोई एक सिंगल परसेप्शन बहुत साल तक नहीं रहता है। कश्मीर बहुत कॉम्प्लेक्स है और अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरीके से वो इवॉल्व करता है। 2000 से 2004 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लगभग गायब हो गए थे। और मैं बहुत जनरली कह रहा हूँ, लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ऑलमोस्ट गायब थे। मिलिटेंसी एकदम अपने, ऐसा लगता था कि मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैड स्टार्टेड। तो ये जो पॉजिटिव चेंजेस थे, जैसे लोगों को लग रहा था कि डायलॉग हो रहा था, वाजपेयी जी की सरकार मिलिटेंट से बात कर रही थी, हुर्रियत से बात कर रही थी, पाकिस्तान से बात कर रही थी, तो वो एक डायलॉग बिल्ड कर रहे थे। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई डायलॉग नहीं है। इस वक्त तो हम मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान भी कोई स्टेक होल्डर हो सकता है। मिलिटेंट्स भी उसमें बात करने लायक है। हुर्रियत से तो हम बात ही नहीं करते, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब उनको भी हम कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। तो अभी अभी की सिचुएशन बिल्कुल ही अलग और बहुत बहुत अलग तरीके की कॉम्प्लेक्स हो गई है। और आप देखिए कश्मीर की जो इस वक्त की सिचुएशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लद्दाख में चाइनीज इन्वेजन की खबरें हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं, और अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान का राइज है, उस हिसाब से कश्मीर एक बहुत ही यूनिक वो है। और अगर ये पॉपुलेशन, आप उसको पॉपुलेशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, अगर उससे बात नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक सीरियस और बहुत सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोग आपस पे वैसे बात नहीं करना चाहते हैं, है ना? लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस से वो बहुत परेशान हैं, और गवर्नमेंट को डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए। एब्रोगेशन के बाद या उसके पहले भी कोई डायलॉग नहीं हुआ है, व्हिच इज़ नॉट अ गुड गुड थिंग टू डू। आपने बहुत में इम्पोर्टेंट बात कही। एक तो फेक इनकाउंटर, दूसरा वायलेंस का एक पूरा चेन, और तीसरा आप जो कह रहे हैं कि हम इस स्तर पे आ गए हैं जहां पे बॉडी अगर मिल जाए, जो उनके सर्वाइवर्स हैं उनको, जो पीड़ित है उनको, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे मानवाधिकार का जो पूरा रियम है, अगले दो सवाल मैं इस पे रखना चाहूंगा कि वो बहुत हद तक इम्पैक्ट होता है। आपने एक चैप्टर का टाइटल टॉर्चर 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 ही रखा है, और इसमें जेकेसीएस संस्था है उसके काफी आंकड़ों को, खास के मैं दर्शकों के लिए और पाठकों के लिए कहना चाहूंगा कि बहुत डिटेल में इन आंकड़ों को रोहिन ने अपनी किताब में दर्ज किया है। और दुनिया भर के जो मानवाधिकार संगठन हैं या प्रोग्रेसिव थिंकर हैं, वो इस बात को उठाते रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक नैरेटिव ये है कि मानवाधिकार एक इररिलेवेंट चीज है, और खास के हाल के दशक में हमने देखा कि जो कहा गया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी एक बिना टूथ नेल वाली चीज, इंस्टीट्यूशन बन के रह गई है। दूसरी तरफ पुलिस और जो सुरक्षा बल हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के बहाने इसको जायज ठहराते हैं। और यहाँ तक कि 18 महीने की आपने दर्ज किया है कि 18 महीने की एक पीड़ित है जो पेलेट गन से सर्वाइवर रही है। तो आप इन तीन विरोधाभास को कैसे देखते हैं? एक तो ये कि वहां के लोग और पुलिस के बीच का जो द्वंद है मानवाधिकार के इश्यूज को लेकर के। दूसरा कि एक मानवाधिकार के इशू पे ही एक उसको एक रेलेवेंस की तरह देखा जा रहा है, एक हिकारत भरी नजर से देखा जा रहा है। तो इसको आप कश्मीर के प्रिज्म से कैसे देखते हैं? राजेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस की तरह से आऊँगा। ह्यूमन राइट्स देखिए, ह्यूमन राइट्स बहुत सेक्रेड टॉपिक है, और सेक्रेड टॉपिक इसलिए भी है
क्योंकि वो इंसानी जीवन की बात करता है ना। और ये जो बुक है वो जिंदा लोगों की कहानी, मैं कहता हूँ कि ये जिंदा लोगों की कहानी है, ये जमीन की कहानी नहीं है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप जो कह रहे हैं कि हिकारत की नज़रों से देखा जाता है, मैं उसमें एक छोटी-सी चीज़ ऐड करता हूँ, हिकारत की नज़रों से तभी तक देखा जाता है जब तक बात अपने पे नहीं आती है ना? और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहुत सीनियर ऑफिशियल थे और उनसे मेरी बहुत लंबी बहस हुई इस बात को लेके, जब वो हमें टॉन्ट करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे जब हमले होते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? और ये एक बहुत ही बड़ा बाइनरी क्रिएट किया गया है कि जो लोग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, वो इसकी बात नहीं करते हैं, है ना? इसमें 2 चीज़ें हैं समझने वाली। एक तो अ, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी भी ऐसी चीज़ में आपको ये समझना होगा कि कौन-सी पॉपुलेशन ऑप्रेस्ड है और ऑप्रेसर कौन है? कौन पावरफुल है और कौन ऑप्रेस्ड है? अब एक ऑप्रेसर ये नहीं बता सकता है एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को कि तुम कैसे बिहेव करोगे, तुम कैसे रिएक्ट करोगे या तुम कैसे सिविलाइज़्ड तरीके से प्रोटेस्ट करोगे, है ना? ये अगर बताएगा तो वहाँ पे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी ये बात कि जैसे अभी आप देखिए कि नॉन लोकल्स को, जैसे बिहारी माइग्रेंट लेबरर्स पे अटैक हुआ, है ना? वो भी ह्यूमन राइट का इश्यू है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो पुलवामा में हुआ और जो आए दिन हो रहा है, वो भी ह्यूमन राइट्स का इश्यू है, लेकिन सबका एक कॉन्टेक्स्ट है ना? और इस चेन ऑफ वायलेंस में हर बार आप देखेंगे कि एक कोई चीज़ होती है और उसका रिपरकशन होता है। आप मोस्टली जो अटैक्स देख रहे हो, आप देख रहे हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो अटैक्स होते हैं, वो पुलिस पे होते हैं, सीआरपीएफ पे होते हैं और वो तभी होते हैं जब वो लोग ड्यूटी पे हैं। दैट मीन्स कि वो इंडिविजुअल्स टारगेट नहीं है। वो दरअसल स्टेट को एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम तुम्हें नहीं पसंद करते हैं, हम इसलिए तुम्हें अटैक कर रहे हैं। वो हम तुम्हारे टॉर्चर से परेशान हैं, इसलिए हम तुम्हें अटैक कर रहे हैं, है ना? उसका एक सिंबॉलिक मैसेज ये है, जिस तरीके से बिहारी माइग्रेंट लेबरर्स को मारा गया, उसमें भी आप देखिए एक अंडरलाइनिंग मैसेज ये है कि कोई भी वॉयलेंस, पहली बात तो क्लियर कट इसको बोला जाना चाहिए, कोई भी वॉयलेंस जस्टिफाइड नहीं है, व्हिच इज़ ऑल कंडेम्नेबल, बट ऑल द अंडरलाइनिंग मैसेज इज़, चाहे वो इस तरफ से हो और चाहे वो उस तरफ से हो, उसमें ये है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स को मारा गया, मेरे ख्याल में कोई उनसे कोई किसी की ज़्यादती दुश्मनी नहीं होगी, है ना? लेकिन वो एक मैसेजिंग थी कि हम एक खौफ का माहौल ऐसा तैयार करेंगे कि तुम कश्मीर आने से डरोगे। ह्यूमन राइट्स का मतलब है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट नीड्स टू बी सेफगार्डेड। आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट अगर है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, मिलिटेंट्स भी हैं और खुर्रम परवेज जो है अभी जिनको जेल में बंद किया गया है एनआईए, उन्होंने बहुत काम किया है और मैं उनको इमेंसली रिस्पेक्ट करता हूँ, वो वर्ल्ड वाइड रिवॉर्ड है। परवेज इमरोज हैं, परवीना हैंगर हैं, ये लोग कश्मीर की ह्यूमन राइट्स को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इन्होंने बहुत डेटा पूरी दुनिया को दिया है और अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हमें आज मालूम भी नहीं होता कि कश्मीर में एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और ये इसलिए भी डॉक्यूमेंट किया ज़रूरी है कि मेन इंडिया में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जो आप अभी आपके सवाल जवाब से आता है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी एक मसला है वहां पे, और जो ह्यूमन राइट का अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं कि सारी चीजों को इनकम्पास करता हुआ नजर आता है। इससे आपने एक बहुत दिलचस्प और मैं यहाँ पे इसको खास के जो लोग अकादमिक दृष्टिकोण से जेंडर स्टडीज और उन सब में दिलचस्प रखते हैं उनके लिए रखना चाहूंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है कि स्टेट कैन नॉट टेल फॉर हुम टू ग्रीव और नॉट टू ग्रीव। ये एक इंपॉर्टेंट इशू आपने पिकअप किया और बताया कि जनाजों में महिलाएं जा रही हैं, वो न सिर्फ एक वॉइस ऑफ रेसिडेंस है बल्कि वो एक जो जो जेंडर्ड नोशन है ग्रीफ का, उसको भी तोड़ती हुई नजर आ रही है। एक पैराडिम शिफ्ट को आपने दर्ज किया है। इस मेरा दो सवाल है। एक तो ये कि आपने अभी एपीडीपी और परवीना हंकर की कहानी का भी जिक्र किया। एक तो कि वहां की महिलाएं जब बाहर निकलती हैं और अपने जो रेसिस्टेंस ऑफ वॉइस है उसको बुलंद करती हैं, तो वो किस तरीके से देख रही होती हैं अपने आसपास के प्रिज्म को भी, जो आपने कहा कि वो प्रतिसत्ता को तोड़ती हैं। और दूसरा कि ऐसी इंपावर्ड स्टोरीज जो परवीना हंगर की है, आपने पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू उनका लिया है और बताया है कि वो एनआईए कैसे उनको परेशान किया और उसके बाद भी वो यहाँ तक कि आसपास के लोग भी उनको एक अलग प्रिज्म से देखे।
तो ये जो दो द्वंद है, जो डिकोटोमी है, उसको आप कैसे देखते हैं? एक की सेंस ऑफ एम्पावरमेंट टू टू फॉर ऑन पीपल, और दूसरा कि टू रिक्लेम द स्पेस ऑफ पब्लिक स्पेस ऑफ ग्रीफ while breaking the boundaries of patriarchy. है ना। कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ विमेन का रोल ये नहीं होता है कि वो थाने के बाहर बैठी है, माँ है, बहन है, थाने के बाहर बैठी है अपने पति को छुड़वाने के लिए या अपने बेटे को रिलीज करवाने के लिए, है ना। उसका उसका एक पूरा जो रोल है वो घर में भी है ना। और वो उस पॉलिटिकल स्फेयर में भी आ रही है। आप देखिए, जब बुरहान वानी इंसिडेंट हुआ 2016 में, उसके बाद क्योंकि तब मेन स्ट्रीम और टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया इतना था, तो पहली बार लोगों ने देखा कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में जनाजों में जा रही हैं, विच वॉज नॉट अर्लियर अलाउड, है ना। इस्लामिक जो जो तौर तरीके हैं और जो कश्मीरी तौर तरीके हैं, उसमें ये था कि महिलाएं जो है चार दीवारी के अंदर अपना ग्रीफ करती हैं, वो उसको शो नहीं करती हैं, है ना। उन्होंने उसको स्टीरियोटाइप को उसको उन्होंने ब्रेक किया, वो उन्होंने पब्लिक डोमेन में आके बोला कि ये अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सॉरी। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आ, वो ना सिर्फ इसको अनएक्सेप्ट करती हैं, बल्कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वहां पे, वो भी उनको गाइडलाइंस जारी करते हैं कि आप वहां पे ना आए। आपके भाई अभी जिंदा हैं, आपको सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई तो होंगे हमारे जिंदा, लेकिन लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में तो हम भी हैं शामिल, है ना। हम भी तो उतने ही कश्मीरी हैं जितने जितने हमारे भाई कश्मीरी हैं। तो और जब ये स्ट्रगल है तो हमारा ये स्ट्रगल साझा स्ट्रगल क्यों ना हो। तो वो उस तरीके से उस स्पेस को रिक्लेम कर रही है ना। और मेरे ख्याल में आप जो कश्मीर का डिस्कोर्स देखोगे, तो महिलाओं के आने की वजह से, पब्लिक स्पेस में आने और बोलने की वजह से एक एक नया एवेन्यू कश्मीरी विमेन का स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे वो लिखती हैं, जो लॉयर्स हैं, जो राइटर्स हैं, है ना। और वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, वो अपने अपने एरिया में आर्टिस्टिक काम कर रही हैं, है ना। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस उन्होंने इजाद किया है, उस पर बात कर रही हैं। दो बात यहाँ से निकल के सामने आती है। आपने जिक्र किया कि वो अलग अलग फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस को अपना रही है। मैं एक लॉ रिसर्चर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनसे इस किताब को पढ़ने के बाद बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि लोरियों में, शादियों के गीतों में और ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी वो अपने रेसिस्टेंस के वॉइस को बहुत मुखरता से रखती हैं। एक जो दूसरी बात है कि आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि रेप के डिस्कोर्सेस में, मुझे प्रतीक्षा बख्शी की वो किताब आती है कि रेप के मामलों में कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, खासकर मीडिया के लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो मैं फिर से वो पहले वाले सवाल पे जाना चाहूंगा कि हाउ टू रिपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ नॉट टू रिपोर्ट। इसको मैं एक दो समानांतर में रख रहा हूँ कि रेप के मामलों में कैसे रिपोर्टिंग करनी है, वो प्रतीक्षा बख्शी ने दर्ज किया है। तो मुझे लगता है कि पाठकों को और दर्शकों को इस किताब को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि वो ये समझें कि कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज में जो रिपोर्टिंग होती है वो किस तरीके से होती है। इससे आगे बढ़ते हुए हमने लगभग जो चार थीम है किताब के उसको कवर किया कि एक तो परसेप्शन क्या है कॉन्फ्लिक्ट में, विमेन और चिल्ड्रन के इशूज क्या हैं, फिर मानवाधिकार के इशूज क्या हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो आपने एक लंबा जगह दिया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के इंटरव्यू को। एक चैप्टर आप ये बताते हैं कि कश्मीर एक कॉलोनियल स्टेट है और उस तरीके से उसको वहां के लोग देखते हैं। मेरा सवाल यह जानने में है कि लोकतंत्र को लेके वहां सोच क्या है, और लोकतंत्र के जो एक्सपेंशन है, डिपनिंग है उसमें, क्योंकि इन तमाम अधिकारों का जन्म, एटलीस्ट हम यहां तक तो एग्री करते हैं कि डेमोक्रेसी से ही आई। तो जो राइट डिस्कोर्स है उसको आप एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी के सेंस में कश्मीर के भीतर कैसे देखते हैं? राजेश, इस सवाल का अगर बहुत सीरियसली और बहुत क्लियर कट जवाब दूं, तो कश्मीर और कश्मीरी लोग जो हैं वो इंडिया के डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप उनसे डायलॉग नहीं करते हैं, है ना। और जिस तरीके से वो जब ये डिस्कोर्स बोलते हैं कि इंडियन इंडियन ऑक्यूपेशन जो उनका टर्म है, और जैसे ही वो ऑक्यूपेशन के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखते हैं और फिर वो 75 चीजें बताते हैं कि देखिए आप लॉ है,
ये ड्रैकोनियन लॉ है, आप इस तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है ना? आप हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने को तैयार नहीं, उससे बात करने को तैयार नहीं है। तो जब जब आपको ये कहा जा रहा है कि आप ज़बरदस्ती उस इलाके में, ऑक्यूपेशन का जो लिटरल मीनिंग है कि आप ज़बरदस्ती उस इलाके में हैं और आप कॉलोनाइज़ करने की कोशिश से हैं, और 370 के बाद जिस तरीके से रियल एस्टेट को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके जो बातें हैं, उसको वो उस तरीके से जोड़ते हैं और डेमोग्राफी चेंज की बात को वो रखते हैं। और इसलिए इन तमाम उदाहरणों से वो आपसे फिर पूछते हैं कि हाउ डू यू से दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, और हम इस चीज को कैसे मान लें? आपको बिहार में, दिल्ली में ये आजादी होगी कि आप प्रोटेस्ट रैलीज निकाल रहे हो, है ना? आपको हर दूसरे दिन थाने नहीं जाना है, आपको शाम को इस ख्याल से नहीं लौटना है कि आज आप सही सलामत घर लौटोगे या नहीं लौटोगे, है ना? आपको ये यही नहीं सोचना पड़ रहा है कि आप सर्विलांस में हो, आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है ना? तो उन सारे एग्जाम्पल से वो आपसे फिर पूछते हैं कि हाउ डू यू से दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना? तो जब जब वो उनकी टर्मिनोलॉजीज में है, और वही मैं आपको पहले भी कह रहा था कि हमारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है ना? हम जब ब्रिटिशर्स को क्रिटिक करते हैं और हम जब उनको ये कहते हैं कि तुम हमें अब नहीं सिविलाइज करोगे, अब हम तुम्हारे व्हाइट्समैन बर्डन नहीं है, और दूसरी तरफ एक पॉपुलेशन है जिसको आप क्लेम करते हैं कि विच इज पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, वो आपसे ये कहता है कि हाउ डू यू वांट अस टू बिलीव कि यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री? आपके एटीट्यूड से तो वो नहीं झलक रहा है। आपने हमसे बिना पूछे मतलब कश्मीरी ये आपसे पूछ रहे हैं, लिटरली पूछ रहे हैं कि एब्रोगेशन अच्छा था, नहीं था, आपने हमसे नहीं पूछा, है ना? लेकिन आपने एक फैसला खुद से ही कर लिया, और उसके बाद आप हमें ये भी चाहते हो कि हम ये बोले कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और बहुत सुंदर लोकतंत्र है, तो ये दोनों चीज़ें हम कैसे करें, है ना? और वो कह रहे थे कि क्या मैं बिहार के लिए कश्मीर में बैठ के कोई डिसीजन ले लूँ? तो जो आप आपके लिए भी अगर कोई ऐसा फैसला ले लिया जाए और बताया जाए कि आपके लिए अच्छा है, जो आपको ही ना लग रहा हो कि वो मेरे लिए अच्छा है ना? और बताया जाए कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। आपके इंटरनेट को बैन कर दिया जाए, आप बिल्कुल कनेक्शन आपका काट दिया जाए और बोला जाए कि जो हमने फैसला किया वो आपके लिए अच्छा किया, है ना? तो आप सीरियस डाउट्स उठ जाते हैं आपके पूरे क्लेम पे, है ना? और पूरे भारत के लिए जो डेमोक्रेसी के डेफिनिशंस हैं, जो उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, और जो उसके बिहेवियर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और जो कश्मीर के लिए है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप अपने पुलिस को क्वेश्चन कर सकते हो, कटघरे में डाल सकते हो, आपको ये भरोसा है कि देर सबेर आपको एक जस्टिस मिलेगा, है ना? आप आपके दिमाग से वो नहीं गया। आपको लगता है कि यू हैव योर कोर्ट्स, यू हैव योर सिविल सोसाइटी जो जो भी हमारे लिए कुछ कर सकता है। वो रोज़ ये पूछते हैं। उन्होंने बहुत सीरियस एग्ज़ाम्पल दिया है कि आपके दिल्ली में किसी को ट्वीट करने के लिए उठा लिया जाता है, पूरी जो पब्लिक है वो सड़कों पे आ जाती है ना? हमारे यहाँ तो रोज़ ऐसा हो रहा है। आपके यहाँ एक पेगासस आया और आप इतना तरह का बात कर रहे हो, हम तो रोज़ सर्विलांस में है ना? और फिर आप हमसे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, है ना? तो हम ये कैसे मान लें कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो? मतलब कुल मिला के जो मैं पहले भी कह रहा था, बात ये है कि आप डायलॉग की बात नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिस्कशंस एंड डिबेट्स एंड डायलॉग, और वहां पे वही मिसिंग है। तो और उसका एक अलग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। आप अगर उस हिस्ट्री में नहीं भी जाना चाहें, तो आप कोई ऐसी कोशिश तो कर नहीं रहे हैं जिससे उनको ये फील हो कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शंस करवाओगे। लोकतंत्र का मतलब तो ये भी नहीं है ना कि ये पहला जम्मू और कश्मीर एक ऐसा स्टेट बना जिसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी में डिग्रेड कर दिया गया, और अब वापस आप उनको स्टेटहुड दोगे और फिर आप उनको ऐसा बताओगे कि जी मैंने आपको कुछ गिफ्ट कर दिया, आप डिजर्व कर रहे थे, है ना? तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग है लोगों के लिए, वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इसलिए भी स्थिति बहुत खराब है क्योंकि दीज पॉलिटिकल पार्टीज were the one who tried to connect जम्मू एंड कश्मीर थ्रू दिल्ली, है ना? ये बहुत बड़ा ब्रिज का काम करती थी। आपने उनको ही इररिलेवेंट कर दिया एक ऐसा डिसीजन लेके। तो अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस पे भी मैं इसको किताब में भी इसका ज़िक्र करता हूँ कि लोगों का भरोसा उठ गया मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस से।
अभी महबूबा मुफ्ती कुछ भी कह रही हो और पीडीपी का कुछ भी स्टैंड हो, लेकिन व्हेन दे वेंट विथ बीजेपी इन कोलिशन, है ना, उन्होंने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी धाराशायी कर ली। फारूक अब्दुल्ला बहुत बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हैं और दिल्ली आ रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे कश्मीरी पॉपुलेशन बहुत आउटरेज्ड है। फारूक अब्दुल्ला और उमर जब दिल्ली में थे और एब्रोगेशन से शायद 2-3 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे थे, तो लोगों के अंदर ये एक गुस्सा है कि लोग कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है, कैसे आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम। और दूसरे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स भी ये कहते हैं कि उमर एंड फारूक न्यू की एब्रोगेशन होने वाला है। तो आप देखिए जो मिसट्रस्ट है, जो भरोसे की कमी है, वो किस हद तक है। लोग कह रहे हैं कि आपको ये मालूम था और आपने खुद ही प्रधानमंत्री से कहा कि आप हमें जेल में डलवा दो। ये लोग कह रहे हैं, विच इज वेरी सीरियस। और इससे ये पता चल रहा है कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसका मेन स्ट्रीम में भी कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। आप पीएचईडी बना लो, पीएचईडी के बारे में लोग कहते हैं कि ये तो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, थोड़े दिन में वो खत्म हो जाएगा, है ना। और ये जो फ्लिप फ्लॉप स्टैंड है, कि अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं कि हम इसको, ये अब कोर्ट का मामला है, 370 कोर्ट जो डिसाइड करेगा। कोर्ट आपको टाइम नहीं दे रहा है, दो साल से ऑलमोस्ट अब केस सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, उसकी हियरिंग नहीं हो रही है ना। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को वो कहते हैं कि आप हमें बताओ कि आप मेरी जगह पे रहते तो क्या आप हमें बोलते कि भारत एक लोकतंत्र है ना। तो उस डेमोक्रेसी के सारे प्रिंसिपल्स को हमने अपसाइड डाउन कर दिया है कश्मीर में। और उसके बाद जब आप डायलॉग ही नहीं करोगे तो फिर वो डिस्कोर्स तो आप डेमोक्रेसी और आपकी जो भी वो पढ़ाई लिखाई है डेमोक्रेसी को लेके, वो सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं हो सकती है। और उसका बहुत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। 90s में जो हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने गवर्नर्स को इम्पोज किया, गवर्नर्स का एक रोल था वहां पे, है ना। वो सारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को लेके लोग बहुत गुस्सा है, मतलब जम्मू और कश्मीर के लिए है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उनके साथ ऐसे ही किया है ना। दे आर नॉट वेरी होपफुल कि राहुल गांधी आ जाएंगे तो कुछ चीजें बदल जाएंगी या कुछ ऐसा हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, है ना। उनका प्रॉब्लम जो है वो बहुत यूनिक है। और वो कह रहे हैं कि कश्मीर की पॉलिसी आप सबकी ऑलमोस्ट एक ही है ना, क्योंकि वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को इन्वोक करता है, तो आप हमें सुनने की जरूरत समझते ही नहीं हो। और उसके बाद फिर वो पूछते हैं कि फिर आप बताओ कि मैं कैसे मानूं कि आप लोकतांत्रिक हो। आपने बहुत दिलचस्प चीज कही, टेक्नोलॉजी में ही फर्क है उनका, और आपने किताब में भी इस बात को बहुत हद तक बताया है कि वो इसको एक कॉलोनियल स्टेटस के तौर पे देखते हैं, कॉलोनियल ऑक्यूपेशन के तौर पे देखते हैं। हम जब इसको डेमोक्रेसी के सेंस में समझने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए डायलॉग, उनका जो एंगेजमेंट है, इंक्लूसिविटी है, वो सामने आके नहीं आता है। शुक्रिया रोहिन हमसे बात करने के लिए। लाल चौक, मैं दर्शकों के लिए और पाठकों के लिए कहना चाहूंगा कि लाल चौक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल, इन सब के राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक और मानवीय मुद्दों को दर्ज करने की एक मुकम्मल कोशिश है। खासतौर पर तब जब हम आज बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में किताब आई है कि हाउ टू किल डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, और दुनिया भर में घटते लोकतंत्र का एक जो प्रमुख कारण पब्लिक इंटेलेक्चुअल बता रहे हैं वो ये कि मीडिया की आजादी का कम होना, या मीडिया निरंकुशवादी सरकार का समर्थन करने वाली मीडिया का हो जाना। ऐसे में यह किताब आपको एक रिपोर्टर के समावेशी नजरिए को पेश करता है। किताब अमेजोन पे उपलब्ध है, 199 रुपए की किताब है और हिंद युग प्रकाशन से आई है। ओवरऑल दिस बुक ब्रिंग्स एन इंक्लूसिव एंड वेल रिसर्च्ड अकाउंट ऑफ कश्मीरी लिविंग अंडर कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट बियॉन्ड द बाइज्ड एंड पेंटेड गेज, quote unquote painted gaze of mainstream media, a reporter's attempt to document the lives of common Kashmiri in the quest of liberty, rights and justice. मुझे याद आता है कि इस किताब में एक जिक्र है कि एक आम कश्मीरी अपने घर को घर नहीं समझता जब वो रोहिन से, लेखक से यह कह रहा होता है कि वेलकम टू हेल, वेलकम टू जेल। तो रॉबर्ट फ्रस्ट की एक कविता है जो कहती है कि होम इज द प्लेस वेयर यू हैव टू गो देयर, दे हैव टू टेक यू इन। In the book, you will feel the pain of a Kashmiri visiting his home, but instead of embracing it, he said to the writer, "Welcome to the jail." Thank you. You are watching Trust Media. थैंक यू सो मच राजेश।